नमस्कार। आज हम पोखरण में हुए भारत के परमाणु परीक्षणों पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये परीक्षण मतलब भारत के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं। इन्होंने दुनिया को भारत की परमाणु ताकत दिखाई। बिल्कुल। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इन परीक्षणों की कहानी, उनके पीछे की वजह और उनका क्या असर हुआ, इसे समझें। समझा। तो चलिए सीधे चलते हैं 1974 में, जब भारत ने पहली बार, आप कह सकती हैं, दुनिया को चौंका दिया था। हाँ। उस वक्त माहौल भी कुछ ऐसा था। देखिए, 62 में चीन से युद्ध, फिर 65 और 71 में पाकिस्तान से। बिल्कुल। तो जाहिर है सुरक्षा को लेकर चिंता तो थी ही, अपनी ताकत बढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही थी। बिल्कुल। और इसी पृष्ठभूमि में 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण रेंज में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। जी इसका एक कोड नेम भी था, बड़ा दिलचस्प, स्माइलिंग बुद्धा, मतलब मुस्कुराते हुए बुद्ध। हाँ, स्माइलिंग बुद्धा उस वक्त प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। जी। और एक और दिलचस्प बात, भारत ने इसे आधिकारिक तौर पर शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा था, PNE, है ना। इसकी क्षमता, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, करीब 12 से 15 किलोटन TNT के बराबर बताई जाती है। हाँ, लगभग उतनी। हिरोशिमा पर जो बम गिरा था उसके आसपास की क्षमता कह सकते हैं। हालांकि सीधी तुलना थोड़ी मुश्किल है, पर आपका सवाल सही है कि इसे शांतिपूर्ण कहा गया। तो क्या दुनिया ने भी इसे ऐसे ही देखा, शांतिपूर्ण? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे एक परमाणु हथियार परीक्षण ही माना गया। भारत के साथ छठा देश तो बन गया जिसके पास ये क्षमता थी, पर इसकी प्रतिक्रिया काफी तीखी हुई। अच्छा, जैसे अमेरिका, कनाडा, इन देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। और सबसे बड़ा असर यह हुआ कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी NSG, जो परमाणु तकनीक के लेन देन को नियंत्रित करता है, उसने भारत पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। यानी मुश्किलें बढ़ गईं। जी बिल्कुल। भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम पर इसका असर पड़ा। ठीक है, तो ये थी 1974 की कहानी। इसके बाद तो काफी लंबा अंतराल रहा, करीब 24 साल तक कोई परीक्षण नहीं हुआ। फिर आया 1998 का दौर। यहाँ क्या अलग था, मतलब दोबारा परीक्षण क्यों? देखिए, 1990 का दशक खत्म होते होते पड़ोस में स्थितियां बदल रही थीं। खासकर पाकिस्तान और चीन, इनकी परमाणु और मिसाइल क्षमताएं काफी बढ़ चुकी थी। अच्छा। तो भारत पर अपनी एक न्यूनतम प्रतिरोधक क्षमता, जिसे मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस कहते हैं, वो स्थापित करने का दबाव था। इस बार वो शांतिपूर्ण वाला एक टैग नहीं था। इस बार मकसद साफ था, अपनी सैन्य परमाणु क्षमता दिखाना। और इस बार सिर्फ एक धमाका नहीं हुआ, है ना? तैयारी ज्यादा बड़ी लग रही है। हाँ, बिल्कुल। इस बार ऑपरेशन शक्ति कोड नेम था और इसके तहत कुल 5 परीक्षण हुए। 11 मई 1998 को 3 हुए और फिर 2 दिन बाद 13 मई को 2 और, कुल 5 परीक्षण। जी। इस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे और इस पूरे मिशन के पीछे जो दिमाग था, उनमें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो उस समय DRDO चीफ थे, और डॉक्टर राजा गोपाल चिदम्बरम, जो DAE के प्रमुख थे। इन जैसे वैज्ञानिकों की बहुत अहम भूमिका थी। और जो बात मुझे हमेशा हैरान करती है, वो है इसकी गोपनीयता। मतलब अमेरिकी सैटेलाइट्स तक को पता नहीं चला। ये कैसे हुआ? हाँ, ये वाकई में कमाल की बात थी। जानकारी के मुताबिक वैज्ञानिकों और सेना ने मिलकर बहुत होशियारी से काम किया। अच्छा। ज्यादातर काम रात में होता था। उपकरणों को छिपा कर ले जाया जाता था ताकि सैटेलाइट की नजर से बच सके, और पूरी गतिविधि को एक सामान्य सैन्य अभ्यास जैसा दिखाया गया। इसी गोपनीयता ने इसे सफल बनाया। कमाल है। तो इन 5 परीक्षणों के बाद भारत ने खुद को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। इसका क्या नतीजा निकला? नतीजा मिला जुला था। एक तरफ तो भारत ने अपनी क्षमता साबित कर दी, लेकिन दूसरी तरफ फिर से अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया हुई। अमेरिका और कई दूसरे देशों ने प्रतिबंध लगाए, शायद 1974 से भी ज्यादा कड़े। और पाकिस्तान ने भी फिर परीक्षण कर दिए कुछ ही हफ्तों में। जी हाँ, बिल्कुल। पाकिस्तान ने भी जवाब में अपने परमाणु परीक्षण किए। इससे दक्षिण एशिया में एक नया सामरिक माहौल बन गया। लेकिन यहां भारत ने अपनी रणनीतिक स्वायत्तता दिखाई, मतलब भारी दबाव के बावजूद अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी। और इसी समय भारत ने वो नीति भी अपनाई, नो फर्स्ट यूज की, पहले इस्तेमाल न करने की नीति। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम था। एक तरफ शक्ति प्रदर्शन, दूसरी तरफ ये घोषणा कि हम जिम्मेदार हैं, कि हम परमाणु हथियारों का इस्तेमाल पहले नहीं करेंगे, ये सिर्फ आत्मरक्षा के लिए है। इसने शायद दुनिया को एक संदेश दिया। बिल्कुल। खासकर तब जब भारत ने NPT यानी परमाणु अप्रसार संधि पर दस्तखत नहीं किए हैं। तो NFU नीति अपनाकर भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट की, और इसने भारत के न्यूक्लियर ट्रियाड के विकास की नींव भी रखी।
ट्रियाड, यानी जमीन, हवा और पानी, तीनों से परमाणु हमला करने की क्षमता। जी। एक सवाल और, ये सारे परीक्षण पोखरण में ही क्यों हुए? 1974 वाला भी और 1998 वाले भी। पोखरण जो जैसलमेर जिले में है, थार रेगिस्तान का हिस्सा है। ये कई कारणों से चुना गया। एक तो ये बहुत बड़ा खुला इलाका है, आबादी लगभग नहीं है, दूर दराज है। हाँ, रेगिस्तान है पूरा। जी। और ये पहले से ही सेना की फायरिंग रेंज है, तो गतिविधियां छुपाना आसान था। और यहाँ की जमीन भी भूमिगत परीक्षण के लिए ठीक थी, जिससे रेडिएशन फैलने का खतरा कम हो। अच्छा, तो ये सारे कारण थे। हाँ, 1974 और 1998 दोनों बार ये वजहें अहम थीं। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो इन स्रोतों से ये समझ आता है कि भारत ने दो अलग-अलग वक्त पर अलग रणनीतियों से परमाणु परीक्षण किए। 1974 में शुरुआत हुई शांतिपूर्ण दावे के साथ और 1998 में पूरी तैयारी और गोपनीयता के साथ भारत एक घोषित परमाणु शक्ति बन गया। जी, और वजह साफ थी, सुरक्षा की चिंताएं और बदलता हुआ अंतर्राष्ट्रीय माहौल। बिल्कुल। और जो बात खास है वो ये कि कैसे भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव झेला, प्रतिबंध सहे, लेकिन अपनी रणनीतिक स्वायत्तता, अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को कायम रखा। और 1998 के बाद नो फर्स्ट यूज नीति अपनाना ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये भारत की रक्षा और विदेश नीति का एक अहम हिस्सा बन गया। हाँ, ये उसकी जिम्मेदार परमाणु शक्ति वाली छवि को मजबूत करता है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज का जो माहौल है, दुनिया में तनाव बढ़ रहा है, क्षेत्रीय समीकरण बदल रहे हैं, ऐसे में भारत की नो फर्स्ट यूज नीति कितनी प्रासंगिक है? और क्या भविष्य में ऐसी कोई स्थिति बन सकती है जब भारत पर इस नीति पर दोबारा सोचने का दबाव आए? इस पर विचार जरूर कीजिए।